लॉयड एक अनाथ बच्चा था जिसे दुनिया की सबसे ताकतवर एज रैंक विजार्ड मेडलिन ने अडॉप्ट किया था और फिर उसे अपना डिसाइपल बनाकर एडवेंचरर की ट्रेनिंग दी थी। लेकिन कुछ साल बाद लॉयड की पार्टी ने उसे निकाल दिया क्योंकि वो एक यूजलेस सा सपोर्ट मेज लग रहा था। किसी को नहीं पता था कि असल में वही चोजन हीरो है जो डीमन किंग को हराने वाला है। बचपन में जब डीमन किंग ने लॉयड के गांव पर अटैक किया था तब सब कुछ तबाह हो गया था, लेकिन लॉयड समहाउ बच गया। वहीं से मर्लिन की एंट्री हुई जो खुद एक लेजेंडरी एडवेंचरर थी और जिसने शायद अपनी किसी खास इंसान को खो दिया था उस सेम बैटल में। शायद उसी लॉस को हैंडल करने के लिए उसने लॉयड को गोद लिया और ट्रेन करना शुरू कर दिया। मर्लिन लॉयड को अपने घर लेकर जाती है और सबसे पहला काम वो ये करती है कि हवा में से अचानक एक फायरबॉल बना देती है। फिर लॉयड से बोलती है कि अगर वो शाम तक खुद से आग नहीं बना पाया तो खाना नहीं मिलेगा। बेचारा लॉयड दिन भर कोशिश करता रहता है और जैसे ही थोड़ी सी आग बना पाता है खुशी से भागकर मर्लिन को दिखाने आता है, लेकिन मर्लिन उसका मजाक उड़ाते हुए सार्केस्टिकली बोलती है कि ठीक किया है। फिर उसकी छोटी सी आग को बुझा देती है और लॉयड को मीडियम रेयर रोस्ट कर देती है, ये कहते हुए कि उसे बहुत दूर जाना है अभी। इसके बाद वो उसे जमीन से पानी निकालना सिखाती है और सरप्राइजिंगली लॉयड पहली ही कोशिश में वो ट्रिक सही कर लेता है। लेकिन मर्लिन फिर से सार्कास्टिक बन जाती है और लॉयड को पानी में डुबो देती है, दिखाने के लिए कि असली मैजिक कैसे काम करता है। दिन बीतते हैं और लॉयड धीरे धीरे अलग अलग तरह का मैजिक सीखने लगता है, लेकिन मर्लिन कभी खुश नहीं होती। एक बार तो लॉयड ने उसका आइस स्कल्पचर तक बना दिया, लेकिन मर्लिन ने उसे भी जिंदा कर दिया और उसी स्कल्पचर से लॉयड को पकड़वा लिया। फिर स्कल्पचर को और बड़ा कर दिया और कहा कि उसकी स्किल अभी भी कमजोर है। फिर स्कल्पचर तोड़ देती है और लॉयड जमीन पर गिर जाता है। लॉयड अपनी मासूमियत में मर्लिन की हर बात को सच मानता है और खुद से वादा करता है कि वो और मेहनत करेगा। कुछ दिनों बाद मर्लिन को भयानक हैंगओवर हो जाता है और लॉयड अपनी हीलिंग मैजिक से उसे ठीक कर देता है। उठते ही मर्लिन उसे हग करती है और थैंक्स बोलती है, लेकिन फिर अगले ही मोमेंट उसे खींचकर बाहर ले आती है प्रैक्टिस करवाने। एक रात मर्लिन कुछ एंशिएंट बुक्स पढ़ रही होती है और उसका मूड काफी डिस्टर्ब्ड होता है। उसी वक्त लॉयड डिनर के लिए बुलाने आता है और जब वो किताब उठाने में उसकी मदद करता है तभी जैसे ही लॉयड उस किताब को छूता है सारी नॉलेज उसके दिमाग में घुस जाती है और वो बेहोश हो जाता है। मर्लिन डर जाती है क्योंकि ये एंशिएंट स्पेल सिर्फ चोजन वन ही अब्सॉर्ब कर सकता है और इसका मतलब लॉयड स्पेशल है। मर्लिन को कुछ पेनफुल मेमोरीज याद आने लगती हैं और वो नहीं चाहती कि लॉयड भी वही गलतियां करे जो उसने की थी। उसी रात जब लॉयड आराम से सो रहा होता है मर्लिन उसके कमरे में जाती है और उसके माथे पर एक जादुई स्पेल सील कर देती है किसके जरिए, ताकि लॉयड उस पावर पर ज्यादा भरोसा न करने लगे। इसके बाद मर्लिन उसे सलाह देती है कि वो एक व्हाइट मेज बने जो बाकी एडवेंचरर्स को सपोर्ट करे। वो उसे रिकवरी मैजिक सिखाती है जिससे फल उग सकते हैं और फिर खुद कैजुअली एक डाइंग ट्री को रिवाइव कर देती है, ये दिखाने के लिए कि उनके लेवल में कितना डिफरेंस है। मर्लिन ट्रेनिंग देना जारी रखती है, लेकिन जैसे ही एंशिएंट मैजिक का कोई भी टॉपिक आता है वो उसे टाल जाती है और बोलती है कि ये सब 100 साल पहले एक्सटिंक्ट हो चुका है, इसलिए अब किसी काम का नहीं है। काफी वक्त बीतता है और लॉयड मर्लिन की गाइडेंस में और मैजिक सीखता जाता है। फिर एक दिन मर्लिन उसे ब्लाइंडफोल्ड करके जंगल के बीचों बीच छोड़ देती है जहाँ खतरनाक मॉन्स्टर्स भरे होते हैं और बस एक छोटा सा नाइफ देती है। मर्लिन बोलती है कि एक हफ्ते के अंदर वापस घर पहुंचो बस अपने मैजिक के दम पर, और फिर बिना कुछ कहे भाग जाती है। लॉयड कंफ्यूज्ड और डरा हुआ सा खड़ा रह जाता है और तभी एक वुल्फ मॉन्स्टर उस पर हमला कर देता है। किसी तरह लॉयड एक पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचाता है और सोचता है कि व्हाइट मेज के पास ऐसे स्पेल्स नहीं होते जो वो मॉन्स्टर्स को हराने के लिए यूज कर सके। फिर वो डिसाइड करता है कि उसे घर की डायरेक्शन में चलना है और डेंजर से बचते हुए सर्वाइव करना है। सबसे पहले वो अपने मैजिक सेंसेस यूज करता है घर का डायरेक्शन पता करने के लिए और फिर उस तरफ चलना शुरू करता है। वो फ्रूट्स को मैजिकली राइपन करता है ताकि कुछ खा सके और रात में ऐसे नए स्पेल्स बनाने की कोशिश करता है जो उसे सेफ रख सके। लॉयड अपना ये डेंजरस सफर अकेले कंटिन्यू करता है। जंगल में चलते चलते हर रोज कुछ नया मैजिक ट्राई करता है जो उसे सर्वाइव करने में मदद करे। वो ऐसे स्पेल बनाता है जिससे उसे खाना मिल सके, तेज दौड़ सके या खतरनाक सिचुएशन से बच सके। अगले दिन लॉयड का ऑलमोस्ट एक स्पाइडर मॉन्स्टर से काम तमाम हो ही जाता, लेकिन लकी उसके स्पीड वाला स्पेल काम आ जाता है और वो किसी तरह जान बचाकर वहां से भाग निकलता है। लॉयड तब तक वो स्पेल बंद नहीं करता जब तक घर नहीं पहुंच जाता और फाइनली घर के दरवाजे पर पहुंचते ही एग्जॉस्शन से कोलैप्स कर जाता है। वक्त तेजी से बीतने लगता है और लॉयड अब एक टीनेजर बन चुका होता है जिसे बाहर की दुनिया को एक्सप्लोर करने की क्यूरियोसिटी होने लगती है, स्पेशली जब उसे शहर के बारे में एक मैगजीन मिलती है। वहीं दूसरी तरफ मर्लिन का एटीट्यूड भी अब पहले जैसा नहीं रहा। अब वो उसे खींचकर प्रैक्टिस करवाने के बजाय उसके डेली चोर से उठाकर नए टाइप के मैजिक स्पेल्स बनाने में लगाती है। उसके पास नए आइडियाज हर रैंडम मोमेंट में आते हैं और फिर वो लॉयड को लगातार सारी रात जागते रहने के लिए मजबूर कर देती है, बस उन्हें रियलिटी बनाने के लिए। इतनी सारी टेंशन और थकान लॉयड झेल नहीं पाता और एक रात वो डिसाइड करता है कि अब बहुत हुआ, उसे बाहर की दुनिया एक्सप्लोर करनी है। अगली सुबह जब मर्लिन लॉयड के रूम में जाती है तो उसे वहाँ बस एक खाली बिस्तर और टेबल पर वो सिटी वाली मैगजीन मिलती है। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि उसका छोटा सा बच्चा अब ग्रो हो चुका है और उसकी रिबेलियस फेज शुरू हो चुकी है। उधर लॉयड शहर पहुंच चुका होता है और वहाँ की फास्ट पेस्ड एनर्जी में खोसा जाता है। उसके पास जो थोड़ा बहुत पैसा होता है वो सब वो खाने पर खर्च कर देता है और सोचता है कि अब पैसे कैसे कमाए जाए। तभी एक रिक्रूटमेंट नोटिस उसके चेहरे पर उड़कर आकर लगता है और वो डिसाइड करता है कि क्यों ना एडवेंचरर बनकर देखे। लॉयड किसी को देख भी नहीं पाता कि कोई उसे दूर से वॉच कर रहा है और वो सीधा गिल्ड में जाकर एक पार्टी ज्वाइन कर लेता है। उसका पहला मिशन होता है एक साइक्लॉप्स से लड़ाई करना और वो सुपर एक्साइटेड होता है क्योंकि उसने
आज तक इतने पावरफुल मॉन्स्टर से किसी को फाइट करते नहीं देखा था। उस पार्टी का लीडर और मेन डीपीएस होता है एलन, जिसे साइक्लॉप्स पीछे धकेल रहा होता है और वो अपने हीलर को बोलता है कि जल्दी से हील करो। लॉयड भी हेल्प करने के लिए आगे आता है और एक सपोर्ट स्पेल पूरी पार्टी पर इंस्टेंटली डाल देता है, लेकिन किसी को पता भी नहीं चलता। उसी टाइम आर्चर एक एरो साइक्लॉप्स की आंख में मारता है, जिससे वो टेम्परेरीली ब्लाइंड हो जाता है। जैसे ही साइक्लॉप्स आर्चर पर वार करने की कोशिश करता है, टैंकर रीना सामने आकर उसे ब्लॉक करती है। रीना शॉक्ड रह जाती है क्योंकि साइक्लॉप्स के पंच में उसे ऑलमोस्ट कोई वेट महसूस नहीं होता। उसी वक्त पार्टी का मेज साइक्लॉप्स को बाइंड कर देता है और एलन को मौका मिल जाता है उसे एक ही बार में फिनिश करने का। इस अचीवमेंट की वजह से एलन रातों रात हीरो बन जाता है और लोग उसे सर पे चढ़ाने लगते हैं। दूसरी तरफ लॉयड को कोई भाव ही नहीं देता, उसे बस कुछ लूज चेंज दिया जाता है क्योंकि वो एक डैंग व्हाइट मेज है। लॉयड उस पैसे को एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि उसे लगता है कि वो बस इतना ही डिजर्व करता है। जब एलन कहता है कि चलो इस जीत की खुशी में टोस्ट करते हैं, तो लॉयड एक्सक्यूज मार देता है, ये कहकर कि वो अल्कोहल नहीं पीता। लड़कियां अनॉयड हो जाती हैं क्योंकि उसने एलन की बात को टाल दिया था, पर एलन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसके लिए लॉयड कभी उनकी पार्टी का हिस्सा था ही नहीं। उसके हिसाब से सारे व्हाइट मेजेस यूजलेस होते हैं, लेकिन गिल्ड रूल्स की वजह से उन्हें एक रखना ही पड़ता है, फिर चाहे वो लॉयड हो या कोई और। मगर रीना को लगता है कि कुछ तो ऐसा है जिसे बाकी लोग इग्नोर कर रहे हैं और वो लॉयड को लेकर थोड़ा क्यूरियस हो जाती है। दूसरी तरफ जो बंदा लॉयड पर नजर रख रहा होता है वो असल में मर्लिन का भेजा हुआ इन्फॉर्मेंट होता है, जो टाइम टू टाइम अपडेट्स भेजता रहता है। जब वो मर्लिन को अपडेट्स देता है तो वो कहती है कि जब तक लॉयड एरोगेंट नहीं बनता तब तक वो उसकी चिंता नहीं करती। फिर स्पाई पूछता है कि क्या उसे पास्ट की किसी बात का रिग्रेट है। मर्लिन अपना होंठ काटते हुए उस दिन को याद करती है जब उसने अपनी पार्टी और हीरो सिबिल के साथ डीमन लॉर्ड के खिलाफ लड़ाई की थी। डीमन लॉर्ड उन्हें हरा नहीं पाया था, इसलिए उसने खुद को ही उड़ाने का फैसला किया और पूरी एक सिटी को तबाह कर दिया। हीरो सिबिल ने एंशिएंट मैजिक का यूज करके उन सब लोगों को रिवाइव किया जो उस अटैक में मारे गए थे, लेकिन इसकी कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। सिबिल को खोना मर्लिन के लिए बहुत बड़ा झटका था। उसने लॉर्ड को बस अपनी उस तकलीफ से उबरने के लिए अडॉप्ट किया था, उसे कभी नहीं लगा था कि वो भी एक चोजन वन बन जाएगा। सिबिल की यादों के साथ मर्लिन अब ये वाव करती है कि वो फिर से वही गलती नहीं दोहराएगी और लॉर्ड को हर हाल में सुरक्षित रखेगी। शहर में एलन अब तेजी से फेमस बनता जा रहा होता है क्योंकि पावरफुल मॉन्स्टर्स को वो बार बार मार रहा होता है और सब उसे ही क्रेडिट दे रहे होते हैं, लेकिन कोई भी ये नहीं देख पाता कि उसके हर सक्सेस के पीछे लॉर्ड की सपोर्ट मैजिक है। सिर्फ रीना को थोड़ा बहुत शक होता है कि लॉर्ड शायद उतना यूजलेस नहीं जितना बाकी लोग सोचते हैं। एक रात एलन को सोल्जर्स की तरफ से एक रिक्वेस्ट मिलती है कि कुछ गोलेम्स उनके पेट्रोल पॉइंट के पास उनके ट्रूप्स को मार रहे हैं और उन्हें रोकना जरूरी है। एलन बिना कुछ सोचे तुरंत उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है। उसे लगता है कि ये तो इजी मिशन होगा। वो अपनी पार्टी को लेकर पेट्रोल पॉइंट पहुंचता है और लॉर्ड अपनी मैजिक सर्च से पता करता है कि उन्हें वाटरफॉल के अंदर जाना होगा ताकि गोलेम्स को फेस कर सकें। जैसे ही वो अंदर जाते हैं एलन गोलेम से लड़ना शुरू करता है, लेकिन एक समनर हर बार नया गोलेम बना देता है। लॉर्ड जल्दी से समझ जाता है कि समनर एक मैजिक स्टोन का यूज कर रहा है और वो आर्चर को बफ देता है और कहता है कि समनर को शूट करे। आर्चर उसका कहना मानती है और उसका एरो अचानक कर्व होता है और पिलर के पीछे से जाकर समनर को सीधा चेस्ट में लग जाता है। लॉर्ड फिर पार्टी के विज़र्ड से कहता है कि मैजिक स्टाफ को टेलीपोर्ट कर दे और जैसे ही स्टाफ आता है वो उसे तुरंत सील कर देता है, लेकिन एलन को ये बात बिल्कुल नहीं पसंद आती क्योंकि उसे लगता है कि ऑर्डर देना सिर्फ उसी का काम है। तभी वो गोलेम पर फोकस करता है, लेकिन लॉर्ड उसे वार्न करता है कि अब गोलेम अनकंट्रोल्ड हो गया है क्योंकि उसका मास्टर मर चुका है। एलन लॉर्ड की बात इग्नोर करता है और अटैक करने दौड़ पड़ता है, लेकिन लॉर्ड एक स्पेशल मैजिक से तेजी से उसके पास जाता है और उसे बचाता है, वरना वो गोलेम के नीचे दब जाता। एलन को लॉर्ड की ये मूव भी पसंद नहीं आती और उसी वक्त गोलेम पावर डाउन हो जाता है, जिससे एलन उसे मार देता है। मिशन खत्म होते ही एलन लॉर्ड को फायर कर देता है, ये कहते हुए कि वो यूजलेस है और हमेशा पीछे छुपा रहता है। लॉर्ड जो अब तक गैसलाइट हो चुका है और अपने आप को स्किललेस मानने लगा है, बिना कुछ कहे डिसीजन एक्सेप्ट कर लेता है। वो दूसरी पार्टी ज्वाइन करने की कोशिश करता है, लेकिन कहीं वैकेंसी नहीं मिलती और वो डिसअपॉइंटेड फील करता है। तभी एक लड़की अर्जेंटली फ्री व्हाइट मेज ढूंढ रही होती है, लेकिन रिसेप्शनिस्ट उसे बताता है कि उसके कंडीशंस के हिसाब से किसी का मिलना मुश्किल है। कोई और ऑप्शन ना देखकर रिसेप्शनिस्ट लॉर्ड की तरफ इशारा करता है और जैसे ही पिंक हेड लड़की कंफर्म करती है कि लॉर्ड अनएम्प्लॉयड व्हाइट मेज है, वो उसे घसीट कर अपने साथ ले जाती है। वो लड़की यूई है और वो एक एस रैंक एडवेंचर पार्टी की मेंबर है। उन्होंने हाल ही में कुछ बैंडिट्स पर रेड किया था और उनकी टीम वर्क और स्ट्रेंथ इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि उन्होंने बैंडिट्स को इजीली हरा दिया और उनके बॉस को भी कॉर्नर कर दिया, लेकिन बॉस ने सरेंडर करने की बजाय अपना सीक्रेट मूव निकाला और एक ह्यूज स्टोन गोलेम समन कर दिया। उनकी पार्टी को समझ आ गया कि गोलेम पर मैजिक का असर नहीं हो रहा और वीक अटैक्स भी बेकार हैं, इसलिए यूई जो उनकी पार्टी की सबसे स्ट्रॉन्ग डैमेज डीलर है खुद गोलेम को फेस करने जाती है। वो पूरी ताकत से उसे हिट करती है, लेकिन गोलेम की बॉडी पर सिर्फ एक छोटा सा स्क्रैच आता है। उसे पीछे हटकर डॉज करना पड़ता है और वो अपनी व्हाइट मेज से बफ मांगती है। व्हाइट मेज क्लम थोड़ी लॉस्ट रहती है और उसे एक सेकंड लगता है यूई की बात समझने में, लेकिन लकली वो टाइमली स्पेल कास्ट कर देती है जिससे यूई की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और अगली हिट में गोलेम को खत्म कर देती है। बैंडिट्स को अरेस्ट करने के बाद यूई क्लूम से बात करती है और क्लम माफी मांगती है कि वो थोड़ी देर के लिए लॉस्ट हो गई थी जिससे यूई की जान जा सकती थी। यूई उसे ज्यादा सीरियस ना होने को कहती है क्योंकि उसे पता है कि क्लम इस टाइम कुछ पर्सनल इश्यूज से गुजर रही है। फिर यूई उससे पूछती है कि उसके घर में सब कैसा चल रहा है। उसी मोमेंट क्लम अपना रेजिग्नेशन
निकालकर यूई को दे देती है क्योंकि उसे अपनी बीमार बहन की देखभाल करनी है। अब वापस प्रेजेंट में यूई लॉयड का हाथ पकड़कर उसे अपनी बेस ले जाती है। उसकी पार्टी के मेंबर्स थोड़ा शॉक्ड रहते हैं कि उसने सच में एक व्हाइट मेज ढूंढ लिया क्योंकि सबको लगा था वो फेल हो जाएगी। फिर यूई लॉयड को सबसे इंट्रोड्यूस कराती है, लेकिन मजेदार बात यह है कि उसे लॉयड का नाम तक नहीं पता होता। इसके बाद वो अपनी पार्टी से लॉयड को मिलवाती है, जिसमें डागस जो शील्ड यूजर है, क्रॉस द आर्चर है और सिलिका जो मेज है। आखिर में वो खुद को सोर्ड्समैन और पार्टी लीडर बताकर लॉयड का वेलकम करती है। लॉयड उससे पूछता है कि उसने कब ज्वाइन करने की परमिशन दी थी और यूई थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि उसे रियलाइज होता है कि उसने उससे मेन बात पूछी ही नहीं। डगास और सिलिका समझ जाते हैं कि यूई एक्साइटमेंट में एक रैंडम बंदे को उठा लाई है बिना डिटेल्स बताए और वो लॉयड से माफी मांगते हैं। फिर वो यूई की तरफ मुड़ते हैं और कहते हैं कि चाहे उसने व्हाइट मेज ढूंढ भी लिया हो, क्लम की जगह कोई नहीं ले सकता और उन्हें अपना करंट क्वेस्ट छोड़ देना चाहिए। यूई को यह सुनकर गुस्सा आता है और वो कहती है कि क्लाइंट ने उनसे हेल्प मांगी है और वो उसे मना नहीं कर सकते। लॉयड पूछता है कि वो किसी और पार्टी को ये क्वेस्ट क्यों नहीं दे देते, तो डागस बताता है कि ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये ए रैंक क्वेस्ट है। ऐसे क्वेस्ट सिर्फ ए रैंक या उससे ऊपर की पार्टीज ही एक्सेप्ट कर सकती हैं और फिलहाल सारे ए रैंक पार्टीज टाउन से बाहर हैं, इसलिए सिर्फ उनकी एस रैंक पार्टी ये कर सकती है। लॉयड हैरान रह जाता है ये सुनकर कि वो एस रैंक एडवेंचरर्स के बीच खड़ा है और वो सच में उनकी मदद करना चाहता है, लेकिन फिर से उसका लो सेल्फ एस्टीम उसे पीछे खींच लेता है और उसे लगता है कि वो बहुत वीक है और किसी काम का नहीं। तभी यूई उसकी तरफ से बोलती है और कहती है कि कम से कम लॉयड को अपनी एबिलिटीज प्रूव करने का एक मौका तो मिलना ही चाहिए। फिर वो उसे जंगल ले जाती है ताकि वो अपनी स्किल्स दिखा सके और लॉयड अंदर से काफी नर्वस फील करता है कि कहीं वो सबको डिसअपॉइंट ना कर दे। यूई बार बार लॉयड को कुछ ना कुछ करने को कहती रहती है और दागास उसे टोकता है कि कम से कम इस न्यूबी को ये तो बता दो कि उसे कौन सा स्पेल करना है, बेचारा कंफ्यूज लग रहा है। तब यूई लॉयड से कहती है कि सब पर एन्चेंटमेंट मैजिक कास्ट करो, लेकिन क्रॉस और सिलिका को लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि इतनी बड़ी लेवल की मैजिक तो सिर्फ स्किल्ड व्हाइट मेजेस ही कर पाते हैं। लॉयड एकदम शॉक्ड रह जाता है क्योंकि इतनी हाइप बनाने के बाद यूई ने उससे बस एक बेसिक सा स्पेल मांगा था। वो उससे पूछता है कि क्या यही टेस्ट है जो उसे पास करना है पार्टी ज्वाइन करने के लिए और यूई हाँ में जवाब देती है। बाकी पार्टी मेंबर्स उसे समझाते हैं कि अगर वो नहीं कर पाता तो जबरदस्ती स्ट्रॉन्ग दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि उन्हें पता है कि ये कितना मुश्किल होता है, लेकिन लॉयड कॉन्फिडेंटली बोलता है कि वो कर लेगा। लॉयड बिना टाइम वेस्ट किए अपना स्टाफ डायमेंशनल स्टोरेज से निकालता है और बस यही चीज सबको हक्का बक्का कर देती है। फिर वो एक साथ 5 अलग अलग तरह के एन्चेंटमेंट स्पेल्स कास्ट कर देता है और किसी को कुछ समझने तक का टाइम नहीं मिलता क्योंकि उसकी स्पीड बहुत तेज होती है। यूई उससे पूछती है कि उसने वो स्टाफ कहाँ से निकाला और लॉयड उसे बताता है कि उसके पास एक स्टोरेज स्पेल है जिसमें वो चीजें रख सकता है। फिर वो पूछता है कि क्या अब वो एन्चेंटमेंट स्पेल के रिजल्ट से सेटिस्फाइड है। यूई थोड़ी कंफ्यूज्ड हो जाती है क्योंकि उसे लगा था कि इतनी हैवी स्पेल में टाइम और इनकेंटेशन लगते हैं, तभी सबको फील होता है कि वो हल्के और ज्यादा पावरफुल लग रहे हैं। इस मैजिक का इफेक्ट टेस्ट करने के लिए यूई पास के एक बड़े से पेड़ पर अपनी तलवार चलाती है और बस एक हल्के से स्विंग में ही पूरा पेड़ साफ कट जाता है। पूरी पार्टी देखती रह जाती है एकदम स्टंट। फिर लॉयड बताता है कि उसने एक नहीं पूरे 5 तरह के एन्चेंटमेंट स्पेल्स सबके ऊपर लगाए थे और सबका दिमाग घूम जाता है। लॉयड बोलता है कि उसे लगा सिर्फ एक बेसिक स्पेल कास्ट करना थोड़ा छोटा सा टेस्ट होगा, तो उसने सोचा कुछ एक्स्ट्रा करके दिखाया जाए। पूरी पार्टी इतनी ज्यादा शॉक्ड होती है कि कोई रिप्लाई तक नहीं कर पाता और लॉयड को लगने लगता है कि शायद वो सब उसकी परफॉर्मेंस से डिसअपॉइंटेड हैं। वो अपना स्टाफ वापस स्टोरेज में डाल देता है और कहता है कि उसे समझ आ गया कि वो उनकी पार्टी का व्हाइट मेज बनने लायक नहीं है। लॉयड माफी मांगता है कि उसने सबका टाइम वेस्ट किया और वापस मुड़कर जाने लगता है, लेकिन तभी यूवी उसे रोक लेती है। अब पहली बार वो उससे उसके पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में पूछती है और लॉयड सबको हैरान कर देता है ये बताकर कि उसे हीरो की पार्टी से इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि वो बहुत कमजोर था। यूवी और बाकी सब सोच में पड़ जाते हैं कि हीरो के स्टैंडर्ड्स कितने हाई होंगे जो ऐसे बंदे को वीक कह दिया जिसने अभी अभी 5 स्पेल्स एक साथ चला दिए। लॉयड फिर भी इंसिस्ट करता है कि वो कमजोर है, तो क्रॉस खुद ही उसकी सोच पर डाउट करने लग जाता है। लॉयड टॉपिक बदलता है और पूछता है कि वो लोग क्लम को वापस पार्टी में क्यों नहीं बुलाते। यूवी उसे बताती है कि क्लम की बहन बहुत बीमार है और वो एडवेंचरर बनने के साथ साथ उसकी देखभाल भी कर रही थी, लेकिन अब वो दोनों चीजें साथ नहीं कर पा रही थी, तो उसने फाइनली ब्रेक लेने का फैसला लिया। डगास कहता है कि उनकी पार्टी ज्यादातर क्वेस्ट्स उसके बिना भी कर सकती थी, लेकिन ए रैंक क्वेस्ट्स बहुत टफ होते हैं और उनके लिए व्हाइट मेज का होना जरूरी है। फिर अचानक सबको क्लम की चिंता होने लगती है क्योंकि भले ही वो अब पार्टी में नहीं है, लेकिन वो सबकी दोस्त अभी भी है। लॉयड को थोड़ी जलन सी होती है ये देखकर कि सब इतने केयर करते हैं, लेकिन वो टॉपिक जल्दी से बदल देता है और पूछता है कि किसी को पता है क्लूम की बहन को आखिर हुआ क्या है। यूई को याद आता है कि उसकी बहन की बॉडी धीरे धीरे मैजिस्टोन में बदल रही है और यह सुनकर लॉयड को मर्लिन के टीचिंग्स याद आ जाते हैं। जब वो अपने मास्टर से सीख रहा था तब उसे बताया गया था कि मैजिस्टोन कैसे दूसरे लिविंग बींग्स को भी मैजिस्टोन में बदल सकता है। उसी टाइम लॉयड ने सोचा था कि क्या उसे रिवर्स किया जा सकता है और अब उसे ये पता करने का मौका मिल गया है। वो यूवी से कहता है कि उसे क्लम के घर ले चले और यूवी तुरंत उसे वहां ले जाती है। दरवाजा खोलने आती है एक बहुत थकी और कमजोर क्लम और वो अपनी पुरानी दोस्त को देखकर चौंक जाती है। अंदर आते ही लॉयड बिना टाइम वेस्ट किए सीधे काम पर लग जाता है। वो क्लम से पूछता है कि उसकी बहन की कंडीशन के बारे में डिटेल में बताए, तो क्लम कहती है कि पहले वो और उसकी बहन सिल्वी साथ में एडवेंचर्स पर जाया करते थे, लेकिन एक मिशन में सिल्वी को इंजरी लगी और उसके बाद से ही वो बीमार रहने लगी। लॉयड उसे सिम्टम्स
पूछता है, लेकिन क्लम वर्ड्स में एक्सप्लेन करने की बजाय उसे दिखाने का फैसला लेती है। जैसे ही वो सिल्वी के कमरे का दरवाजा खोलती है, एक इंटेंस और डार्क माना बाहर निकलता है और जब क्लम उसकी चादर हटाती है तो दिखता है कि सिल्वी के हाथ और पैर पूरी तरह से मैजिस्टोन में बदल चुके हैं। क्लम बताती है कि सिल्वी की माना पूरी तरह से अनकंट्रोल्ड हो गई है और उसकी हालत हर दिन खराब होती जा रही है। उसे डर है कि उसकी बहन के पास ज्यादा टाइम नहीं बचा। तब लॉयड उससे कहता है कि वो उसकी मदद करना चाहता है और उसके पास एक थ्योरी है जिससे शायद सिल्वी को नॉर्मल किया जा सकता है। लेकिन क्लम को उसकी बात पर भरोसा नहीं होता क्योंकि उसने पहले ही कई स्पेशलिस्ट हीलर्स को बुलाया था और सबने कहा कि ये कंडीशन इनक्यूरेबल है। फिर भी लॉयड उसे समझाता है कि हो सकता है सिल्वी को जो चोट लगी थी वो किसी हाई प्योरिटी मैजिस्टोन से हुई हो जिसने उसके अंदर ये प्रोसेस शुरू कर दिया। लॉयड क्लम से पूछता है कि सिल्वी कहीं ऐसे एरिया में तो घायल नहीं हुई जहां मोना डेंसिटी बहुत ज्यादा हो। क्लम उसे कंफर्म करती है कि वो लोग एक मिशन पर थे जहां उन्हें एक केव से मैजिस्टोन निकालना था। लॉयड उससे कहता है कि वो सिल्व के जख्म की एंट्री दिखाए। जैसे ही क्लम सिल्व की कमर दिखाती है जो अब मैजिस्टोन में बदल चुकी है, लॉयड को पूरा यकीन हो जाता है कि यहीं से प्रॉब्लम शुरू हुई थी। क्लम उससे पूछती है कि उसे कैसे पता, तो लॉयड जवाब देता है कि ये सब उसने अपने मास्टर से सीखा है। यूई फिर क्लम से कहती है कि वो लॉयड पर इस बार भरोसा करे और क्लम मान जाती है। लॉयड तुरंत एक स्पेल कास्ट करता है ताकि वो सिल्व के शरीर से सारा करप्टेड माना एब्जॉर्ब कर सके, लेकिन ये काम उसके लिए भी काफी मुश्किल होता है। फिर भी वो पहला स्टेप पूरा कर लेता है और क्लूम को बताता है कि उसे सिल्व की माना को ऑलमोस्ट जीरो करना पड़ेगा वरना हीलिंग का कोई फायदा नहीं होगा। इसके बाद वो हीलिंग शुरू करता है और साथ ही साथ सिल्व की माना भी एब्जॉर्ब करता है। क्लम नोटिस करती है कि ये कोई नॉर्मल हीलिंग स्पेल नहीं है, तो लॉयड उसे बताता है कि ये एक ज्यादा पावर वाला वर्जन है जो बहुत इनएफिशिएंट है, लेकिन इससे वो सिल्व की एब्जॉर्ब्ड माना को जला सकता है। क्लम पूरी तरह स्पीचलेस हो जाती है और यूई उससे पूछती है कि लॉयड कुछ इंप्रेसिव कर रहा है क्या। क्लम बताती है कि वो 2 सेल्फ मेड स्पेल्स को एक साथ चला रहा है और इतना ज्यादा माना भी झेल रहा है जो कि इवन टॉप लेवल वाइट मेजेस भी नहीं कर सकते। और लॉयड का मेथड काम करता है। सिल्व की पत्थर जैसी बॉडी धीरे धीरे फिर से नॉर्मल होने लगती है। सिल्वी होश में आ जाती है और क्लम खुशी से रोने लगती है। बाद में क्लम यूई और लॉयड को बताती है कि जब उसकी बहन ठीक हो जाएगी तो वो दोनों फिर से एडवेंचर पर जाएंगी और चाहती है कि लॉयड उसकी जगह उनकी पार्टी को सपोर्ट करे। लॉयड कहता है कि वो इतना काबिल नहीं है, लेकिन क्लम उसकी बात को इग्नोर कर देती है और कहती है जो दिल कहे वो करना चाहिए। फिर सिल्व की रिकवरी सेलिब्रेट करने के लिए सब एक पार्टी रखते हैं और लॉयड को थैंक्स कहते हैं जो अब भी सोच रहा है कि वो इसके लायक नहीं है, लेकिन वो ये भी देखता है कि यहाँ सब लोग उसे कितना अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं जबकि वो अभी अभी मिला है। इसलिए थोड़ी झिझक के साथ लॉयड खुद रिक्वेस्ट करता है कि वो उनकी पार्टी में ज्वाइन करना चाहता है, भले ही वो बहुत स्ट्रांग नहीं है। सब लोग उसके इस चेंज से प्लेजेंटली सरप्राइज्ड हो जाते हैं और खुशी खुशी उसे अपनी पार्टी में वेलकम कर लेते हैं। इसके बाद वो लोग लॉयड के लिए एक वेलकम पार्टी भी रखते हैं और उसे कहते हैं जितना चाहे उतना खा ले, आज का बिल वो लोग देंगे। लॉयड लिटरली ऐसे खाने लगता है जैसे उसने कभी खाना देखा ही ना हो और उसके नए पार्टी मेंबर्स इस पर काफी अम्यूज्ड होते हैं। वो उससे पूछते हैं कि क्या वो इतना भूखा था और लॉयड बताता है कि इस टाउन का खाना सच में बहुत अमेजिंग है। सब लोग शॉक्ड होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यहाँ का खाना तो बस एवरेज है। तब लॉयड एक्सप्लेन करता है कि वो बचपन से जो खा रहा था उसके मुकाबले ये बहुत फ्लेवरफुल है। यूई अब उसके चाइल्डहुड के बारे में और जानना चाहती है। लॉयड बताता है कि वो अपने टीचर के साथ रहता था जो गार्डन में जो भी उगता था उसी से खाना बनाती थी। कभी कभी वाइल्ड मशरूम्स मिल जाते थे और कभी वो वाइल्ड बीस्ट्स का मीट सीधे रोस्ट करके दे देती थी बिना किसी सीजनिंग के। लॉयड कहता है कि इसी वजह से उसने खाना बनाना सीखा, लेकिन फिर भी वो कभी इतना टेस्टी खाना नहीं बना पाया। अब यूई को खाना छोड़ो, उसकी क्यूरियोसिटी लॉयड के टीचर को लेकर बढ़ जाती है और बाकी पार्टी मेंबर्स भी उस टॉपिक पर जम कर जाते हैं। सिलिका पूछती है कि क्या उसकी टीचर भी व्हाइट मेज है, तो लॉयड बताता है कि वो ज्यादा कॉम्बैट ओरिएंटेड है क्योंकि जब भी वो अकेली काम करती थी तो एक्सप्लोजन्स होते रहते थे। सिलिका इंप्रेस्ड होती है कि कोई नॉन व्हाइट मेज ने लॉयड को इतना अच्छा ट्रेन किया और लॉयड भी मानता है कि मर्लिन सच में कमाल की है। सिलिका एक्साइटेड होकर कहती है कि वो भी उससे कुछ सीखना चाहेगी, लेकिन लॉयड उसे वहीं रोक देता है और कहता है कि अगर उसे सच पता चल गया तो वो पूरी जिंदगी उस बात पर रिग्रेट करेगी। थोड़ा और मर्लिन के बारे में बात करने के बाद पार्टी डिसाइड करती है कि अब उन्हें अपने मिशन के लिए स्ट्रेटेजी मीटिंग करनी चाहिए और यूई दागस से कहती है कि वो लॉयड को मिशन डिटेल्स अच्छे से समझाए क्योंकि वो खुद प्रेजेंटेशंस देने में बहुत बेकार है। सबसे पहले डागस लॉयड को बताता है कि उनका मिशन है उन मॉन्स्टर्स को हराना जो आसपास की फार्म्स को बर्बाद कर रहे हैं। सिलिका आगे ऐड करती है कि कई अलग अलग तरह के मॉन्स्टर्स ने मिलकर एक पैक बना लिया है। लॉयड पहली बार ऐसा कुछ सुन रहा होता है। डागस भी कहता है कि ये इन्फो उनके लिए भी नई है, लेकिन इसे लाइटली नहीं लेना चाहिए। तभी क्रॉस बोल पड़ता है कि इतने सारे एनिमीज के खिलाफ लड़ना मुश्किल होगा क्योंकि वो और यूई फिजिकल अटैक वाले हैं और ऐसे मॉब फाइट्स में ज्यादा इफेक्टिव नहीं होते। यूआई भी अग्री करती है और कहती है कि इस बार सिलिका को कैरी करना पड़ेगा क्योंकि वो वाइड एरिया स्पेल्स चला सकती है, लेकिन सिलिका भी थोड़ी नर्वस होती है क्योंकि वो स्पेल्स बहुत ज्यादा माना कंज्यूम करते हैं। फिर यूआई लॉयड से पूछती है कि क्या वो अटैक मैजिक यूज कर सकता है और वो जवाब देता है कि हाँ, बेसिक लेवल स्पेल्स आते हैं लेकिन उनका इफेक्ट कुछ खास नहीं होता। इसके बाद डागस स्ट्रेटेजी बनाना शुरू करता है। वो कहता है कि वो और यूई मॉन्स्टर्स को एक जगह इकट्ठा करेंगे ताकि सिलिका एक ही बार में उन पर स्पेल चला सके। क्रॉस सिलिका और लॉयड की प्रोटेक्शन में रहेगा और लॉयड हीलिंग और सपोर्ट पर फोकस करेगा। इसके बाद सब इनमें रेस्ट करने के लिए जाते हैं, लेकिन लॉयड दूसरी डायरेक्शन में चल पड़ता है। डागस उसे रोक कर पूछता है कि वो कहाँ जा रहा है। लॉयड थोड़ी हेजिटेशन के साथ बोलता है कि वो इतना गरीब है
है कि इनका रूम अफोर्ड नहीं कर सकता। डगलस बिना टाइम वेस्ट किए उसे एक पाउच दे देता है जिसमें इतना पैसा होता है जितना लॉयड ने पूरी जिंदगी में एक साथ कभी नहीं देखा। लॉयड थोड़ा पैनिक्ड फील करता है और मना करता है कि वो इतना पैसा नहीं ले सकता, लेकिन डागास कहता है कि ये चैरिटी नहीं है, वो इस पैसे को उसकी सैलरी से काट लेगा। अब लॉयड मना नहीं कर सकता और वो डागास को थैंक्स कहकर वादा करता है कि वो पूरी मेहनत से काम करेगा और ये अमाउंट चुका देगा। अगली सुबह सब इनके बाहर इकट्ठा होते हैं और यूई सबसे आखिरी में पहुंचती है। वो सबसे पूछती है कि उनके बैग्स कहाँ हैं, तो सब एक्साइटेड होकर बताते हैं कि लॉयड ने सब कुछ अपने मैजिक स्टोरेज में डाल दिया है जिससे अब कोई भी सामान कैरी नहीं करना पड़ेगा। यूई भी फौरन एक्साइटेड होकर अपना सामान लॉयड को दे देती है और वो भी जल्दी से उसे स्टोर कर लेता है। यूई और सिलिका लॉयड की इस अमेजिंग स्किल की तारीफ करने लगती है, लेकिन लॉयड कैजुअली कहता है कि वो ये सब उन्हें भी सिखा सकता है। सब चौंक जाते हैं क्योंकि उन्होंने इससे पहले किसी और को ये मैजिक यूज करते नहीं देखा था, लेकिन लॉयड उन्हें अश्योर करता है कि सीखना बहुत आसान है, बस कैपेसिटी बढ़ाने के लिए थोड़ा ट्रेनिंग चाहिए होता है। इसके बाद सब अपनी जर्नी के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में लॉयड को पहली बार ये फील होता है कि लंबी क्वेस्ट्स के दौरान मजा करना कितना जरूरी होता है। वो लोग पहले कैंप साइट पर एक्सपेक्टेड टाइम से बहुत पहले पहुंच जाते हैं क्योंकि किसी को सामान कैरी नहीं करना पड़ा। वहां पहुंचकर लॉयड मैजिक स्टोरेज से सामान बाहर निकालता है ताकि सब अपने टेंट्स लगा सके। यूई खुश होकर रिवर में स्प्लैश करने की परमिशन मांगती है, लेकिन डागास उसे डांट देता है और रिमाइंड कराता है कि उन्हें अभी फायरवुड और खाना भी कलेक्ट करना है। लॉयड खुद ही फायरवुड कलेक्ट करने का ऑफर देता है और यूआई उसे थैंक कहती है कि उसने उनका काम थोड़ा कम कर दिया। फिर वो सिलिका को खींचकर अपने साथ ले जाती है ताकि दोनों रिवर में बात कर सकें। इस बीच लॉयड जंगल में जाकर सूखी लकड़ियां इकट्ठा करता है। वहाँ उसे वो फल भी दिखता है जो वो बचपन में खाता था, तो वो डिसाइड करता है कि सबके लिए थोड़े फल ले चले। तभी अचानक उसे यूई की चीख सुनाई देती है। वो बिना कुछ सोचे उस डायरेक्शन में भागता है और देखता है कि एक जायंट सर्पेंट मॉन्स्टर ने यूई और सिलिका पर अटैक कर दिया है और वो दोनों बिल्कुल डिफेंसलेस हैं। लॉयड फौरन उस मॉन्स्टर की अटेंशन खींचने के लिए उस पर अटैक करता है। ये मौका देखकर यूई और सिलिका भागकर शोर तक पहुंचती है और लॉयड तब तक वेट करता है जब तक वो दोनों टॉवल से खुद को ढक ना लें। फिर वो उन्हें उनके वेपन्स फेंक देता है। फिर लॉयड उन दोनों पर 2 एन्चांटमेंट स्पेल्स डालता है और यूई सीधा मॉन्स्टर पर जंप करके एक ही बार में उसे काट देती है। लेकिन भाई ये मॉन्स्टर तो मरने के बाद भी हार मानने को तैयार नहीं था। उसका कटा हुआ सिर भी हरकत करने लगा और तभी सिलिका ने यूई और लॉयड को पीछे हटने को बोला क्योंकि वो एक जोरदार फायरबॉल दागने वाली थी। सीधा एक ही शॉट में उसे उड़ा दिया। सिलिका खुद चौंक गई क्योंकि उसके पास कभी इतना फायर पावर नहीं रहा, लेकिन उसे ये ध्यान नहीं आया कि लॉयड ने उसे बफ किया था। वहीं यूई ने लॉयड को थैंक किया कि उसने सबकी जान बचाई और बोला कि अब उसका सोर्ड फिर से स्टोरेज में डाल दे। अभी अचानक उसका टॉवल नीचे गिर गया और लॉयड को वो दिख गया जो छुपाया जा रहा था। दोनों एकदम शॉक में और बिना लॉयड की गलती के उसे झापड़ पड़ गया। जैसे तैसे कैंप साइट लौटे तो लॉयड ने डिसाइड किया कि सबको स्टोरेज मैजिक सिखाया जाएगा। सबसे पहले उसने बोला कि अपने हाथों से एक स्पेस खोलो, लेकिन किसी को समझ ही नहीं आया कि करना क्या है। सिलिका ने थोड़ी सलाह दी तो सबने ट्राई तो किया, लेकिन सब ऐसे लग रहे थे जैसे कोई इनविजिबल बलून को दबा रहे हो। लॉयड को लगा शायद वो अच्छे से समझा नहीं पा रहा, मतलब बुरा टीचर है। लेकिन तभी अचानक सिलिका ने चांट किया स्टोरेज और एकदम से उसके सामने मैजिक स्पेस खुल गया। सबको रियलाइज हुआ कि वो लॉयड की तरह बिना चांट किए स्पेल नहीं कर सकते, लेकिन अगर चांट करने का तरीका आ गया तो वो भी इवेंचुअली सीख ही जाएंगे। थोड़े प्रैक्टिस के बाद सिलिका अपनी स्टाफ को मैजिक स्पेस में डाल पाई, लेकिन बाकी लोग अब भी स्ट्रगल कर रहे थे। फिर रात को जब सब सो रहे थे, लॉयड और यूई वॉच पर थे। यूई उसके सामने बैठी और थैंक करने लगी कि उसने पार्टी ज्वाइन की। लॉयड बोला कि उसे ही थैंक करना चाहिए क्योंकि वो तो जॉबलेस था। फिर उसे याद आया कि यूई कितनी डिटरमिन्ड थी ये क्वेस्ट पूरा करने में और उसने पूछा कि क्या कोई खास रीजन है इसके पीछे। यूई ने बताया कि जब वो छोटी थी तो उसके गांव पर मॉन्स्टर्स ने हमला कर दिया था और वो अकेली सर्वाइवर थी। तो जब उसे इस क्वेस्ट के बारे में पता चला तो वो खुद को रोक ही नहीं पाई क्योंकि वो लोगों को उस हालत से बचाना चाहती थी जिससे वो खुद गुजरी थी। लेकिन अचानक लॉयड ने उसे चुप करा दिया और बोला कि आसपास मॉन्स्टर्स हैं। यूई एकदम अलर्ट हो गई। उसने अपना सोर्ड समन किया और लॉयड ने उसे बोला कि सबको जगा दो। थोड़ी ही देर में पूरी पार्टी तैयार थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने स्पाइडर मॉन्स्टर्स को देखा सबको लगा कि इनकी तादाद तो बहुत ज्यादा है, इसलिए रिट्रीट करना पड़ेगा। सब धीरे धीरे पीछे हटने लगे, लेकिन तभी यूई का पैर एक ट्विग पर पड़ गया और वो आवाज सुनकर सारे मॉन्स्टर्स अलर्ट हो गए। अब सब जान बचाने के लिए भागने लगे, लेकिन वो स्पाइडर्स बहुत तेजी से उनका पीछा करने लगे और एक पल में चारों तरफ से घेर लिया। फिर वो अपने बट से वेब फेंकने लगे और एडवेंचरर्स ने पहला अटैक तो ब्लॉक कर लिया, लेकिन एक स्पाइडर ने सिलिका की स्टाफ को जकड़ लिया और उसे खींच कर ले गया। फिर उन्होंने चारों तरफ से सिल्क की केज बना दी और सब एकदम पैनिक में आ गए। लॉयड ने बोला कि हमें इन स्पाइडर्स को यहीं रोकना होगा इससे पहले कि और बुरा हो। उसने जल्दी से सबको एन्चांट किया और फिर यूई को बोला कि सबसे पहले वही अटैक करे। यूई ने हवा में छलांग मारी, सिल्क को काटते हुए सिलिका की स्टाफ वापस दी और क्रॉस रिटर्न किया। इतने में यूई ने एक स्पाइडर की तरफ भागकर उसका स्टिकी स्प्रे ब्लॉक किया और फिर उसके पैरों को काट दिया। फिर वो उसी स्पाइडर के सिल्क स्प्रे पर सर्व करती हुई दूसरे की तरफ निकली और उसके भी पैर उड़ा दिए। अब लॉयड ने सिलिका और क्रॉस को भी ऑफेंस में भेज दिया। सिलिका ने फायरबॉल्स बनाई और क्रॉस ने उन फायरबॉल्स के आर पार अर्रो चलाए जिससे वो बर्निंग एरोस बन गए और सीधे स्पाइडर्स को आग लगा दी। एक के बाद एक सब ढेर हो गए और फाइट वहीं खत्म हो गई। लॉयड को रियलाइज हुआ कि वो बिना सोचे समझे सबको ऑर्डर्स देने लगा था, जबकि वो तो पार्टी का न्यूएस्ट मेंबर था। उसने माफी मांगी, लेकिन डागस ने बोला कि ये तो अच्छी बात है, उसमें एक नेचुरल बॉर्न लीडर वाली क्वालिटी है। बाकी सबने भी अग्री किया और लॉयड से बोला कि आगे भी वो इसी तरह लीडरशिप ले। अगली सुबह तक सबने स्टोरेज मैजिक सीख लिया था और अब वो
वो खुद अपना सामान कैरी कर सकते थे। जैसे ही उन्होंने फिर से यात्रा शुरू की, लॉयड के दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था कि आखिर वो स्पाइडर मॉन्स्टर्स यहाँ आए क्यों थे। 2 दिन बाद लॉयड अकेला ही नाइट वॉच पर था और चुपचाप बैठा था। वो अब भी उन स्पाइडर मॉन्स्टर्स के बारे में सोच रहा था और उसे लग रहा था कि काश उन्होंने उन्हें थोड़ी और डिटेल में इंस्पेक्ट किया होता। तभी अचानक यूई और सिलिका उसके पास आती हैं और पूछती हैं कि क्या आज भी वो अकेला ही गार्ड पर रहेगा। लॉयड हाँ कहता है और दोनों लड़कियां उसके लिए थोड़ी चिंता करने लगती हैं क्योंकि वो काफी दिनों से बिना सोए वॉच कर रहा है। वो उसे सजेस्ट करती हैं कि वो दूसरे लोगों के साथ नाइट शिफ्ट रोटेट करे, लेकिन लॉयड साफ बोल देता है कि सबको अपनी एनर्जी बचानी चाहिए। यूवी उसे समझाने ही वाली थी कि सिलिका बीच में बोलती है कि चलो उसके डिसीजन को रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन अगर कभी थक जाओ तो बताना जरूर। दूसरी तरफ क्रॉस और डागास अपने टेंट से ये सब साइलेंटली देख रहे थे और उन्हें लॉयड की ये जिद थोड़ी अजीब लग रही थी। अगले दिन जब सब जर्नी पर वापस निकलते हैं तो एक ब्रेक के दौरान लॉयड मैजिक से आसपास मॉन्स्टर्स डिटेक्ट करने की कोशिश करता है। उसे तसल्ली होती है जब कोई थ्रेट नहीं दिखता, लेकिन तभी यूई भागती हुई उसके पास आती है और पूछती है कि वो क्या कर रहा है। लॉयड उसे बताता है कि वो सर्च मैजिक यूज कर रहा है जिससे आसपास के खतरे डिटेक्ट किए जा सकते हैं। यूई ये सुनकर चौंक जाती है क्योंकि उसने कभी ये स्पेल के बारे में नहीं सुना था। लॉयड बोलता है कि इसका रेंज थोड़ा लिमिटेड है लेकिन फिर भी काम आता है। यूई को उसकी जिम्मेदारी देखकर थोड़ा गिल्ट फील होता है, लेकिन लॉयड साफ कहता है कि उसे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। फिर उसी रात जब लॉयड एक बार फिर अकेले ही पहरे पर बैठा होता है, यूई बोलती है कि ऐसा लग रहा है जैसे वो उन पर ट्रस्ट ही नहीं करता। सिलिका उसे समझाती है कि हर इंसान का अपना पेस होता है ट्रस्ट बिल्ड करने का, और शायद लॉयड के पास में कुछ ऐसा हुआ हो जिससे वो थोड़ा डिस्टेंट रहता है। वो ये भी कहती है कि शायद लॉयड को खुद पर ट्रस्ट नहीं है और इसलिए वो खुद को प्रूव करने के लिए इतना ओवरवर्क करता है। यूई अब थोड़ी क्यूरियस हो जाती है कि लॉयड के पास में ऐसा क्या हुआ था, लेकिन सिलिका बोलती है कि जब वो रेडी होगा तब खुद ही सब बताएगा। वहीं दूसरी तरफ डागास लॉयड के पास आता है और कहता है कि चल कुछ हेल्प कर दे, और क्रॉस वॉलंटियर करता है उसके लिए नाइट वॉच लेने को। लॉयड डगास के साथ चला जाता है जो एक बड़ा सा ट्रिप अलार्म सिस्टम सेट करता है जिससे पता चल सकेगा अगर कोई मॉन्स्टर कैंप के पास आता है। लॉयड ये देखकर इंप्रेस हो जाता है, लेकिन वो फिर भी बोलता है कि वो इससे बेटर सर्वेलेंस कर सकता है। तब डागास अचानक पूछता है कि क्या लॉयड को अपनी पार्टी पर ट्रस्ट नहीं है। लॉयड कहता है कि ट्रस्ट करता है, लेकिन डागास कहता है कि उसके एक्शंस कुछ और ही बताते हैं। लॉयड को मर्लिन और अपने पुराने बॉस की बात याद आती है जिन्होंने हमेशा उसे यूजलेस और इनएक्सपीरियंस्ड कहा था। वो बोलता है कि अगर वो मेहनत ना करे तो सबके लिए प्रॉब्लम बन जाएगा, लेकिन डागास उसे साफ बोलता है कि अगर ऐसा हुआ तो होने दे। लॉयड थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाता है। तब डागास समझाता है कि पार्टी एक टीम होती है जो मिलकर प्रॉब्लम्स हैंडल करती है। डागास उसे समझाता है कि पार्टी का मतलब ही यही है, एक दूसरे की वीकनेस को मिलकर कवर करना, और हर कोई कभी ना कभी गलती करता ही है। वो लॉयड से कहता है कि कभी कभी दूसरों पर भरोसा करना सीखो, और पहली बार लॉयड के दिमाग में ये बात रजिस्टर होती है। डागास की बातों से लॉयड थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है और मान लेता है कि अब थोड़ी नींद ले लेता है। टेंट में जाते वक्त उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान होती है क्योंकि अब उसे लगने लगा है कि वो अकेला नहीं है और उस पर भरोसा करने वाले लोग हैं। अगली सुबह वो इसी थॉट को रियलिटी में बदलते हुए धीरे से यूवी से पानी लाने में मदद मांगता है और यूवी खुश होकर हाँ बोल देती है। अब दूसरी तरफ एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है जिसका नाम मिशेल है और वो एक नोबल है। उसे एक शैडी ब्लैक मैज रिपोर्ट देता है कि उसने सारे मार्केट स्पॉट्स में मैजिक स्टोन्स प्लांट कर दिए हैं। मिशेल ये सुनकर काफी सेटिस्फाइड होता है क्योंकि अब उनका प्लान इजीली एग्जीक्यूट हो सकता है। मेज ये भी बताता है कि उनके पहले के प्लान्स ने सारे हाई रैंकिंग एडवेंचरर पार्टीज को अलग अलग बिखेर दिया है ताकि कोई इंटरफियर ना कर सके, लेकिन फिर वो वार्न करता है कि हीरो की पार्टी अभी भी एक्टिव है और वो शायद रोक सकती है। मिशेल कामली कहता है कि वो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हीरो की पार्टी सिर्फ किंग के ऑर्डर पर ही मूव करती है, लेकिन वो ये भी मानता है कि अकेला हीरो उनके आने वाले प्लान को रोक नहीं पाएगा। जंगल के बीच लॉयड और उसकी पार्टी को थोड़ा अजीब लग रहा है कि आसपास एक भी मॉन्स्टर नहीं है। लॉयड अपना सर्च स्पेल और ज्यादा वाइड कर देता है और उसे पता चलता है कि कोई मॉन्स्टर ग्रुप करीब 10 किलोमीटर दूर है। क्रॉस ये देखकर बोलता है कि वो तो उन फार्म्स के बहुत पास है जहां उन्हें जाना था। लॉयड कुछ बताने ही वाला था कि यूई कॉन्वर्सेशन में कूद पड़ती है और पूछती है क्या वो सच में 10 किलोमीटर दूर तक डिटेक्ट कर सकता है। लॉयड हाँ में जवाब देता है और यूई लिटरली पगला जाती है क्योंकि उसने पहले बोला था कि उसकी रेंज इतनी बड़ी नहीं है। लॉयड कैजुअली बोलता है कि 10 किलोमीटर इतना बड़ा रेंज थोड़ी है और यूवी उस पे चिल्लाने लगती है। बाकी लोग उसे समझाते हैं कि अभी ये सब छोड़ो और असली इशू पर ध्यान दो। सभी फटाफट उस मॉन्स्टर लोकेशन की तरफ भागते हैं और पहुंचते हैं उन फील्ड्स तक जिन्हें उन्हें डिफेंड करना था। वहां पहुंचते ही सबके होश उड़ जाते हैं क्योंकि सामने एक मैसिव वुल्फ मॉन्स्टर पैक खड़ा होता है। बाकी सब शॉक्ड थे, लेकिन लॉयड को और टेंशन हो रही थी क्योंकि पूरे एरिया में सिर्फ यही मॉन्स्टर्स मिले हैं। वो सोचता है कि बाकी सारे मॉन्स्टर्स गए कहां, और बाकी मेंबर्स भी कंफ्यूज्ड हैं क्योंकि मॉन्स्टर्स यूजुअली अपनी टेरिटरी नहीं छोड़ते। तभी क्रॉस बीच में कुछ वियर्ड नोटिस करता है उस वुल्फ पैक के सेंटर में, लेकिन बाकी लोग कुछ नहीं देख पाते क्योंकि उनकी नजर उतनी तेज नहीं होती। लॉयड फिर एक स्पेल यूज करता है जिससे उसकी विजन जूम इन हो जाती है और वो साफ देख पाता है। वो देखता है कि बीच में एक ब्लैक रॉक रखा हुआ है जो बहुत सस्पिशियस लग रहा था। लॉयड फिर वो टेलीस्कोपिक विजन वाली स्पेल बाकी मेंबर्स पर भी डाल देता है ताकि सब क्लियरली देख सकें। डागस बोलता है कि वो स्टोन तो किसी मैजिक स्टोन जैसा लग रहा है और सिलिका बताती है कि उसके आसपास जो ब्लैक हो रहा है वो काफी डरावनी है। लॉयड तब रियलाइज करता है कि वो शायद माना रिलीज हो रहा है उस स्टोन से, और वो माना उसे थोड़ा फेमिलियर लग रहा था। उसे याद आता है कि मर्लिन ने बताया था कि बीस्ट फोक्स के पास एक स्पेशल स्पेल होता है जिससे
जिससे वो मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर सकते हैं और ये मैजिक स्टोन भी शायद वही कर रहा है। लॉर्ड तुरंत एक बार फिर अपना सर्च स्पेल एक्टिवेट करता है और अब उसे एक और बड़ा मॉन्स्टर ग्रुप उनकी तरफ आता हुआ दिखता है। अब उसे पूरी तरह समझ आ जाता है कि ये मैजिक स्टोन ही सारा इशू क्रिएट कर रहा है, लेकिन रीजन अभी भी अनक्लियर है। बाकी पार्टी मेंबर्स सोचते हैं कि अब भाग लेना चाहिए, लेकिन यूई सीधा मना कर देती है और कहती है कि अगर वो भागे तो ये मॉन्स्टर्स फील्ड्स को तबाह कर देंगे। डगास भी मानता है कि एस्केप करना इतना इजी नहीं होगा। वहीं सिलिका को लगता है कि ये लड़ाई जीती नहीं जा सकती, लेकिन तभी लॉर्ड कॉन्फिडेंटली डिक्लेयर करता है कि नहीं भाई, हम लड़ेंगे और अगर उसकी प्लान फॉलो की तो हम जीत भी सकते हैं। लॉर्ड कहता है कि सबसे पहले हमें उस मैजिक स्टोन को उड़ाना होगा और वो क्रॉस से पूछता है कि क्या वो उसे शूट कर सकता है। क्रॉस थोड़ा अनश्योर होता है कि इतनी दूर से ब्रेक होगा या नहीं, लेकिन लॉर्ड बोलता है कि बस टारगेट हिट करना है, ब्रेक हो या ना हो कोई बात नहीं। क्रॉस एम लेता है और लॉर्ड उस पे 3 अलग अलग एन्चांटमेंट स्पेल डाल देता है। इन स्पेल्स की वजह से क्रॉस का एरो सीधा जाकर मैजिक स्टोन को चकनाचूर कर देता है। क्रॉस पूछता है कि ये पॉसिबल कैसे हुआ और लॉर्ड कैजुअली बताता है कि उसने क्रॉस, उसकी बो और उसके एरोज तीनों को एन्चांट किया था, जो उसके लिए तो बेसिक है, लेकिन बाकी सब हक्के बक्के रह जाते हैं क्योंकि नॉर्मल व्हाइट मेजेस ऐसा नहीं कर सकते। अब जैसे ही स्टोन टूटता है, सारे वुल्व्स आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं क्योंकि उनका नेचुरल वायलेंट नेचर वापस आ जाता है। लॉर्ड को पहले से इस पॉसिबिलिटी का अंदाजा था और वो खुश होता है कि उसकी पहली स्ट्रेटेजी तो काम कर गई, लेकिन तब तक वो दूसरा मॉन्स्टर होर्ड भी जंगल से बाहर आ जाता है और अब डेंजर और बढ़ जाता है। तभी सिलिका बिना कुछ बोले सबके सामने खड़ी हो जाती है और मॉन्स्टर्स की तरफ अकेले एडवांस करती है। वो तेजी से पास आ रहे थे, लेकिन लॉर्ड चुपचाप वेट करता है एग्जैक्ट सही मोमेंट तक और फिर उसे सिग्नल देता है। उसी पल सिलिका एक भयंकर फायर टॉर्नेडो क्रिएट करती है जो सारे इनकमिंग मॉन्स्टर्स को जला के राख कर देता है। सबके होश उड़ जाते हैं क्योंकि किसी ने भी पहले इतनी इंटेंस फायर मैजिक देखी नहीं थी। लॉर्ड फटाफट सिलिका को इंस्ट्रक्ट करता है कि विंड और फायर मैजिक से वो मॉन्स्टर्स को पीछे धकेलती रहे और खुद क्रॉस की तरफ भागता है। सिलिका की फायर मैजिक की वजह से चारों तरफ धुआं फैल चुका था, जिससे फ्लाइंग मॉन्स्टर्स भी कुछ नहीं देख पा रहे थे। अब लॉर्ड अपनी सेंसेस को क्रॉस से टेलीपैथी के जरिए कनेक्ट करता है और अपने सर्च स्पेल से फ्लाइंग मॉन्स्टर्स की लोकेशन उसे बता देता है। जैसे ही क्रॉस को उनकी सही पोजीशन मिलती है, वो एक एक करके सभी को शूट करके गिरा देता है बिना एक भी मिस किए। फिर लॉर्ड वापस सिलिका की तरफ दौड़ता है अपनी प्लान के आखिरी स्टेप के लिए। सिलिका उसे बताती है कि उसका सारा माना खत्म हो गया है, लेकिन लॉर्ड चिल करता है और खुद की एनर्जी उसे ट्रांसफर कर देता है। थोड़ी देर बाद वो खुद कोलैप्स कर जाता है क्योंकि उसने बहुत ज्यादा माना एक साथ दे दिया था, लेकिन वो सिलिका को बोलता है कि चिंता मत कर और जल्दी से एक रेन स्पेल डाल। सिलिका इंस्ट्रक्शंस फॉलो करती है और कुछ ही सेकंड्स में बारिश शुरू हो जाती है जो जंगल की आग को कंट्रोल में ले आती है। पर जैसे ही स्पेल खत्म होता है, सिलिका का भी सारा माना खत्म हो जाता है और वो गिर जाती है, लेकिन उसके गिरने से पहले डागास आकर उसे पकड़ लेता है। यूई उसे बोलती है कि उसने बहुत अच्छा काम किया और अब वो और डागास बाकी के बच गए मॉन्स्टर्स को संभाल लेंगे। जैसे ही वो दोनों आगे की तरफ बढ़ते हैं बैटलफील्ड के बचे हुए मॉन्स्टर्स को ढूंढने, सिलिका और लॉयड थोड़ा रेस्ट लेते हैं। तभी लॉयड अचानक जमीन पर गिर जाता है और बोलता है कि उसे और ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, इतना थोड़ा काम करके थकना नहीं चाहिए। थोड़ी देर बाद यूई और बाकियों ने बचे हुए मॉन्स्टर्स को हरा दिया होता है। जब वो वापस लॉयड को चेक करने आते हैं तो लॉयड उन्हें बताता है कि उन्हें पास के शहर जाना होगा क्योंकि उसे लग रहा है कि ये जगह बस एक डिस्ट्रैक्शन थी और असली टारगेट है इश्तार का सिटी। सब थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन लॉयड अपने स्टोरेज से एक क्रेट निकालता है जो माना पोशन से भरा होता है। वो एक पोशन पीता है और समझाता है कि पूरी मिशन एक ट्रैप थी जिससे हाई रैंकिंग एडवेंचरर्स को इश्तार से बाहर भेजा जाए ताकि उसकी डिफेंस कमजोर की जा सके। क्रॉस बोलता है कि इश्तार में तो हीरोज पार्टी और नाइट ऑर्डर दोनों है, इसलिए उसे गिराना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन डागस को लॉयड की थ्योरी समझ आती है और यूई डिसाइड करती है कि प्रिकॉशन के लिए वापस इश्तार जाना चाहिए। लॉयड पूरी पार्टी पर एक बफ डालता है जैसे ही उसका पोशन खत्म होता है और फिर यूई से बोलता है कि चलो अब शुरू करते हैं। फिर वो दौड़ते हुए शहर की तरफ निकल पड़ता है। सब लोग उसकी स्पीड देखकर चौंक जाते हैं, लेकिन जैसे ही यूई उसे पकड़ने की कोशिश करती है, वो खुद भी फील करती है कि वो अब तेज भाग सकती है। बाकी टीम भी फॉलो करती है और लॉयड बताता है कि उसने सबकी स्पीड बढ़ाई है ताकि वो जल्दी सिटी पहुंच सके। दूसरी तरफ मिशेल अपने मैंशन में बैठा पेपर वर्क कर रहा होता है जब डेमन जनरल ग्रिस्ट अचानक वहां प्रकट होता है और बताता है कि उसकी आर्मी एक्शन के लिए रेडी है। मिशेल ये सुनकर खुश हो जाता है और दोनों ये डिस्कस करते हैं कि वो कितनी आसानी से अपनी आर्मी को इश्तार भेज पाए बिना किसी को खबर हुए, थैंक्स टू एक बीस्ट फोक लड़की की पावर जिसे उन्होंने किडनैप कर रखा है। मिशेल बोलता है कि वो उसकी पावर्स को फ्यूचर में भी यूज करते रहेंगे और ग्राइस्ट उसे ये जिम्मेदारी सौंप देता है। इस बीच लॉयड और बाकी लोग तेजी से इश्तार की तरफ बढ़ रहे होते हैं और बीच में रुककर थोड़ा रेस्ट लेते हैं। उन्हें पूरा भरोसा होता है कि वो जल्दी सिटी पहुंच जाएंगे, लेकिन सिलिका थोड़ी चिंतित होती है कि लॉयड शायद थक रहा होगा क्योंकि एन्चांटमेंट मैजिक मेंटेन करना मुश्किल होता है। लॉयड हंसते हुए बताता है कि हाँ, जो लोग इसके आदी नहीं होते उनके लिए मुश्किल होता है, लेकिन उसके टीचर ने उसे इतनी बार यूज करवाया कि वो इस मैजिक में एक्सपर्ट हो गया। वो बताता है कैसे एक बार मर्लिन ने उसे जंगल में फेंक दिया था और जब वो मॉन्स्टर्स को हरा नहीं पाया तो बस भागने लगा। इस वजह से उसने तेज स्पेल्स बनाने शुरू किए ताकि वो तेजी से भाग सके। वो बोलता है कि ट्रेनिंग बहुत हार्ड थी, लेकिन मर्लिन ने उसे बहुत डांटा, इसलिए उसे लगता है कि शायद वही वीक था। उसे लगता है कि ये सब नॉर्मल ट्रेनिंग होती है, लेकिन सिलिका और यूई दोनों बोलती हैं कि ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। लॉयड अपने अंदाज में सोचता है कि उसकी ट्रेनिंग तो शायद बहुत लाइट थी और अब उसे और मेहनत करनी चाहिए। लड़कियां उसे बताना भी नहीं चाहती कि वो कितना गलत है और फिर डागस और बाकी लोग
भी तैयार हो जाते हैं जर्नी रिज्यूम करने के लिए। लॉयड सब पर फिर से स्पीड बफ डालता है और अपना सर्च मैजिक भी एक्टिवेट करता है ये चेक करने के लिए कि कहीं आसपास कोई मॉन्स्टर तो नहीं है। फिर वो सब दोबारा जर्नी शुरू करते हैं, लेकिन लॉयड अचानक रुक जाता है जिससे सब उसके ऊपर क्रैश कर जाते हैं। सब उसे घूरते हैं कि ये क्या कर रहा है और वो बताता है कि उसके सर्च स्किल को कुछ सिग्नल मिला है, लेकिन वो ना ह्यूमन है ना मॉन्स्टर। उसे कुछ अजीब सा फील हो रहा है। वो सबको बोलता है कि वो आगे बढ़े। वो पीछे रहकर चेक करता है, लेकिन यूई बोलती है कि अगर वो चीज खतरनाक हुई तो वो अकेला नहीं संभाल पाएगा। लॉयड मान जाता है और फिर सब मिलकर उस जगह पहुंचते हैं जहां उन्हें एक हट दिखता है और लॉयड अब श्योर हो जाता है कि वहां डीमंस हैं। पार्टी ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है क्योंकि डीमंस तो माउंटेन्स के दूसरी तरफ होते हैं और यहाँ नहीं आने चाहिए। लॉयड बोलता है कि डीमंस को ह्यूमन टेरिटोरी में आना बैंड है तो उन्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, लेकिन बाकी लोग उसे याद दिलाते हैं कि पिछले कुछ सालों से डीमंस इस बैन को इग्नोर करके ह्यूमंस पर हमला कर रहे हैं। वो उससे पूछते हैं कि उसे ये सब नहीं पता था क्या, और लॉयड बताता है कि उसे अपने बचपन की कोई याद नहीं क्योंकि वॉर के बाद उसे अडॉप्ट किया गया था। सब टेंशन में आ जाते हैं कि कहीं उन्होंने कोई बुरा मेमोरी तो ट्रिगर नहीं कर दिया, लेकिन लॉयड कहता है कि वो ठीक है। क्रॉस बोलता है कि अब उन्हें अर्जेंटली वापस सिटी जाकर ये बात नाइट्स को रिपोर्ट करनी चाहिए, लेकिन लॉयड चाहता है कि वो पहले थोड़ी और जानकारी कलेक्ट करें। उसे उन डीमंस से वही एनर्जी फील हो रही होती है जो उन्हें पहले ब्लैक मैजेस्टोन से मिली थी और सब ये सुनते ही अलर्ट हो जाते हैं। लॉयड बोलता है कि अगर ये डीमंस सच में स्टार पर हमला करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो उनकी इन्वेस्टिगेशन और भी ज्यादा जरूरी बन जाती है। यूसी उस बात से अग्री कर जाती है क्योंकि अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो स्टार खतरे में पड़ सकता है और बाकी सब भी उसकी बात से सहमत हो जाते हैं। वो सब उस घर के पास पहुंचते हैं लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। लॉयड फिर से अपना सर्च स्किल यूज करता है और पता चलता है कि डीमंस घर के अंदर नहीं बल्कि जमीन के नीचे हैं। डैगिस कहता है कि उन्हें कोई एंट्रेंस ढूंढना चाहिए, लेकिन लॉयड इस स्टेप को स्किप कर देता है। वो सिलिका से कहता है कि अर्थ मैजिक यूज करे, लेकिन उससे पहले वो सबको बफ कर देता है। सिलिका फिर जमीन में एक सैंड पिट बना देती है जिससे अंडरग्राउंड टनल की छत टूट जाती है और नीचे रिचुअल कर रहे डीमंस पर गिरने लगती है। डीमंस फौरन बचने के लिए इधर उधर भागते हैं और यूई तुरंत कूदकर एक डीमन को उसके गले से पकड़ लेती है। वो पूछती है कि डीमंस इस कॉन्टिनेंट में कर क्या रहे हैं, लेकिन तभी एक और डीमन मैजिक यूज करके उसके ऊपर मलबा फेंक देता है। यूई आसानी से उसे ब्लॉक कर देती है और फिर क्रॉस एक डीमन को शूट करता है जबकि एक और डीमन भाग जाता है। बाकी डीमंस रबल के पीछे छुप जाते हैं, लेकिन सिलिका अपनी स्किल फिर से यूज करके सारे पत्थरों को फिर से सैंड में बदल देती है जिससे वो एक्सपोज हो जाते हैं। जैसे ही वो सिलिका पर हमला करने की कोशिश करते हैं, डगास उनका रास्ता रोक देता है और वो भाग जाते हैं। एक डीमन बाहर निकल जाता है और जब यूई उसका पीछा करने जाती है तो दरवाजा नहीं खुलता। दो और डीमंस उस पर पीछे से हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्रॉस उनकी रोप्स को जमीन में पिन कर देता है जिससे यूई उन्हें आसानी से हरा देती है। अब तक 3 डीमंस को हरा दिया गया होता है और बाकी सब उस एक डीमन का पीछा करते हैं जो बीस्ट गर्ल को एक कोकून में कैद करके अपने साथ ले जा रहा होता है। लॉयड और बाकी लोग भी वहां पहुंचते हैं और सब मिलकर उसका पीछा करते हैं। यूई और क्रॉस सबसे पहले डीमन तक पहुंच जाते हैं और प्लान बनाते हैं कि वो उसे दोनों साइड से घेर लेंगे। लॉयड और बाकी लोग अभी सरफेस तक आ रहे होते हैं और लॉयड को कोकून से बहुत स्ट्रॉन्ग मैजिक सिग्नल महसूस होता है। वो सबको बोलता है कि इस कोकून को हर हाल में कैप्चर करना है। थोड़ी देर में यूई डीमन का रास्ता काट देती है और डीमन रियलाइज करता है कि वो अब पूरी तरह घिर चुका है। लॉयड उसे सरेंडर करने को कहता है क्योंकि उन्हें उससे कुछ सवाल पूछने हैं, लेकिन डीमन लड़ने का फैसला करता है। वो एक मैजिक सर्कल बनाकर हमला करता है, लेकिन लॉयड तुरंत रिएक्शन देकर अपनी टीम के आगे शील्ड बना देता है जिससे वो मैजिक डिफ्लेक्ट होकर उसी डीमन को लग जाता है। वो गिर जाता है और लॉयड तुरंत कोकून नीचे लाकर बीस्ट गर्ल को फ्री करता है। फिर वो लोग उसे कॉटेज में ले आते हैं और लॉयड उसे हील करने का फैसला करता है क्योंकि वो ही अब कुछ बता सकती है। यूई और सिलिका लॉयड की हीलिंग मैजिक देखकर हैरान हो जाती हैं और लॉयड बताता है कि उसने इस स्पेल को थोड़ा एडजस्ट किया है। ये सुनकर दोनों लड़कियां शॉक्ड होती हैं क्योंकि स्पेल्स को चेंज करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन लॉयड कहता है कि उसकी टीचर अक्सर उसे नई स्पेल्स बनाने के लिए फोर्स करती थी, इसलिए ये उसके लिए आम बात है। लड़कियां फिर उसके टीचर को लेकर क्यूरियस हो जाती हैं और लॉयड कहता है कि वो बस एक वीरडो है। इतने में बीस्ट गर्ल होश में आ जाती है और यूई फौरन उसके ऊपर चढ़ जाती है और रैपिड फायर क्वेश्चंस पूछने लगती है। वो लड़की घबराकर बताती है कि उसका नाम क्लैड है, लेकिन यूई गलत सुन लेती है और डिसाइड कर लेती है कि वो जो भी सुनेगी उसी से काम चलाएगी। यूई उससे पूछती है कि उसे डीमंस ने क्यों पकड़ा था, लेकिन क्लेयर थोड़ी हेजिटेंट होती है। लॉयड तब कहता है कि वो एडवेंचरर्स हैं और उन्होंने उसे रेस्क्यू किया है। फिर वो रिमार्क करता है कि उसने सुना है कि कुछ बीस्ट फोल्क ऐसे होते हैं जो मैजिक से मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर सकते हैं और पूछता है क्या वो सेम एबिलिटी क्लेयर की थी जिसकी वजह से फार्म में मॉन्स्टर्स बेकाबू हुए थे। क्लेयर मान जाती है कि वो उसकी मैजिक थी और बताती है कि डीमंस ने उसे ऐसा करने के लिए मजबूर किया था। अब सारी बातें साफ हो जाती हैं और लॉयड और बाकी लोग समझ जाते हैं कि डीमंस का गोल ईस्टर पर मॉन्स्टर अटैक करवाना है क्योंकि वही गेटवे है पूरे कॉन्टिनेंट के लिए। वो लोग डिसाइड करते हैं कि तुरंत वापस चलना है और क्लेयर को भी साथ लेकर जाना है। रास्ते में ब्रेक लेते हुए लॉयड को महसूस होता है कि बहुत सारे मॉन्स्टर्स शहर की तरफ बढ़ रहे हैं और उनके पीछे एक बहुत बड़ी आर्मी भी आ रही है। उसे लगता है कि वो अकेले सबका सामना नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो एक बहुत बड़ा कदम उठाने का फैसला करता है। वो यूई और बाकी लोगों को कहता है कि वो जल्दी से शहर पहुंचकर नाइट्स को वार्न करें, जबकि वो क्लेयर के साथ रुककर उसकी पावर की मदद से मॉन्स्टर्स को रोकने की कोशिश करेगा। सिटी में इस टाइम लॉयड का एक्स पार्टी लीडर हीरो एलन एक और टेंशन में फंसा हुआ है। लॉयड को रिप्लेस करने के लिए एक भी व्हाइट मेज उसे पसंद नहीं आ रहा क्योंकि वो तो सिर्फ रिज्यूम देखते ही सबको रिजेक्ट कर
कर देता है। उसकी पार्टी की लड़कियां डरते डरते बोलती हैं कि इवन बेस्ट कैंडिडेट्स भी एक बार में सिर्फ 2 एन्चेंटमेंट स्पेल्स ही डाल सकती हैं। एलन उन्हें निकम्मा कह के इंसल्ट कर देता है। शील्ड यूजर अरीना बोलती है शायद लॉयड कुछ स्पेशल था, लेकिन एलन उसका मजाक उड़ाता है कि इतनी बेवकूफी कैसे सोच ली। तभी एक नाइट रूम में घुसता है और एलन को अर्जेंट मैसेज देता है। वो बताता है कि फॉरेस्ट पेट्रोल यूनिट ने एक मैसिव मॉन्स्टर आर्मी देखी है जो उनकी तरफ बढ़ रही है और उन्हें हीरो की हेल्प चाहिए अर्जेंटली। एलन और उसकी पार्टी ये सुनकर शॉक हो जाते हैं, लेकिन एलन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने का डिसाइड करता है और नाइट ये सुनकर खुश होकर तुरंत बाकी नाइट्स को गुड न्यूज देने चला जाता है। जैसे ही वो निकलता है, लड़कियां पूछती हैं क्या वो बिना व्हाइट मेज इतने बड़े मॉन्स्टर आर्मी से लड़ भी पाएंगे। एलन बोलता है कि ये किंगडम की डायरेक्ट रिक्वेस्ट है और ब्राउनी पॉइंट्स स्कोर करने का मौका है। उससे भी ज्यादा वो दुनिया को दिखाना चाहता है कि बिना किसी यूजलेस सपोर्ट मेज के भी वो स्ट्रॉन्गेस्ट है। दूसरी तरफ लॉयड और क्लेयर एक क्लिफ पर पहुंचते हैं जहां से उन्हें एक और मॉन्स्टर हॉर्ड दिखती है जो स्तर की तरफ जा रही आर्मी से भी बड़ी है। लॉयड टेंशन में आ जाता है कि अगर ये दोनों ग्रुप्स मिल गए तो सिटी का तो गेम ओवर हो जाएगा। वो कहता है कि इन्हें यहीं किसी तरह रोकना पड़ेगा, लेकिन क्लेयर पूछती है क्या बिना मारे इन्हें रोका जा सकता है। लॉयड थोड़ा सरप्राइज होता है तो क्लेयर बताती है कि ये मॉन्स्टर्स असल में इनोसेंट क्रीचर्स हैं जिन्हें डीमंस ने ब्रेन वॉश किया है उसकी पावर चुरा के। उसे भी लगता है कि वो इस मैस के लिए पार्शली रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए वो नहीं चाहती कि मॉन्स्टर्स को चोट पहुंचे। लॉयड समझ जाता है कि क्लेयर असली एनिमल लवर है जो मॉन्स्टर्स तक के लिए केयर करती है। वो प्रॉमिस करता है कि वो ऐसा तरीका ढूंढेगा जिसमें कम से कम हार्म हो। क्लेयर ये सुनकर खुश हो जाती है और लॉयड मॉन्स्टर हॉर्ड को देखते हुए पूछता है क्या क्लेयर अपनी पावर से इन्हें वापस घर भेज सकती है। क्लेयर कॉन्फिडेंट नहीं है कि वो इतने सारे मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर पाएगी, लेकिन लॉयड कहता है कि वो उसकी माना कैपेसिटी और स्पेल एफिशिएंसी बढ़ा देगा। क्लेयर ट्राई करने का डिसाइड करती है और आगे बढ़ती है। लॉयड उसे बफ करने के लिए रेडी होता है, लेकिन क्लेयर स्पेल कास्ट नहीं कर पाती क्योंकि फॉरेस्ट में किसी डार्क डिवाइस की इंटरफेरेंस है। सिटी में एलन एडवेंचरस गिल्ड पहुंच चुका है और वहां मौजूद एडवेंचरस को वीक कहकर इंसल्ट करता है। एडवेंचरस को यह बुरा लगता है और तभी एलन की पार्टी की लड़कियां बताती हैं कि सारे ए रैंक और ऊपर के पार्टीज टाउन के बाहर हैं। एलन और ज्यादा ताना मारता है और एक बंदा तो हाथापाई के लिए तैयार हो जाता है। उसका दोस्त उसे रोकता है क्योंकि हीरो से लड़ना सही नहीं होगा और लकीली गिल्ड मास्टर टाइम पर आकर सिचुएशन संभाल लेता है। वो बोलता है कि वो यहाँ मॉन्स्टर से लड़ने आए हैं, एक दूसरे से नहीं। एलन उठकर अपनी मास्टर प्लान बताने लगता है। वो कहता है कि पहले मेजेस अपने सबसे पावरफुल स्पेल्स से ज्यादा मॉन्स्टर्स को खत्म करेंगे, फिर वो खुद नाइट्स और फाइटर्स को लीड करके मॉन्स्टर्स को रोकेगा जब तक मेजेस की माना रिचार्ज हो। एलन को लगता है कि उसकी इस ब्रिलियंट स्ट्रेटेजी से ये मॉन्स्टर होर्ड कोई इश्यू नहीं है, लेकिन बाकी एडवेंचरर्स सोचते हैं कि ये बंदा बचपन में शायद गिर गया होगा। एलन उनकी शक वाली फेसेस देखकर पूछता है क्या कहना चाहते हैं। एक मेज घबराकर बोलता है कि उनके पास इतनी पावर नहीं कि एक ही बार में इतने मॉन्स्टर्स को मार दें, और बाकी अग्री करते हैं कि एक को मारना भी बहुत मुश्किल है। एलन गुस्से में चिल्लाता है कि ये तो मिनिमम होना चाहिए। तभी उसकी अपनी पार्टी की मेज कहती है कि उसकी स्पेल्स की पावर हाल ही में कम हो गई है और वो पहले जैसी पावरफुल अटैक्स नहीं कर पाती। एलन भड़क जाता है और पूछता है ये बात उसने अब तक क्यों छुपाई। लड़की डरते हुए बताती है कि वो अकेली नहीं, पार्टी के बाकी लोग भी लॉयड के जाने के बाद से अपनी परफॉर्मेंस में गिरावट महसूस कर रहे हैं। एलन और ज्यादा गुस्से में पूछता है कि उन्होंने चुप रहकर उसे बिट्रे क्यों किया। तब रीना बोलती है कि उन्होंने बिट्रे नहीं किया, एलन खुद हीरो बनने के बाद से लेजी हो गया है और उसने खुद भी ट्रेनिंग करना छोड़ दिया है, इसीलिए उसे अपनी स्ट्रेंथ में चेंज तक पता नहीं चला, जो और भी पैथेटिक है। जैसे ही क्राउड को पता चलता है कि एलन ने प्रैक्टिस ही बंद कर दी है, सब दंग रह जाते हैं। एलन गुस्से में रीना को चुगली करने के लिए डांटता है और उसे पंच करने की कोशिश करता है, लेकिन रीना आराम से उसका अटैक ब्लॉक कर देती है, जिससे एलन की ऑरा और भी गिर जाती है सबके सामने। शर्मिंदगी में वो भाग जाता है और उसकी पार्टी की लड़कियां उसके पीछे चली जाती हैं, लेकिन रीना वहीं रुक जाती है। बाकी एडवेंचरर्स पैनिक करने लगते हैं कि इतने वीक हीरो के साथ वो मॉन्स्टर्स को कैसे हराएंगे। रीना उन्हें शांत होने के लिए कहती है और अनाउंस करती है कि वो एलन की पार्टी छोड़ रही है क्योंकि वो अब हीरो कहलाने के लायक नहीं है। वो कहती है कि अब वो सबके साथ मिलकर लड़ेगी। ये सुनकर सबको थोड़ी राहत मिलती है और रीना कहती है कि उनका सबसे बड़ा चांस है एक व्हाइट मेज को ढूंढना जिसका नाम लॉयड है। उधर लॉयड और क्लेयर को एक ब्लैक मैगिस्टोन मिलती है जो उसकी स्पेल्स को ब्लॉक कर रही है। लॉयड बताता है कि उसने पहले भी ऐसी मैगिस्टोन देखी थी और यही मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर रही है। वो कहता है इसे डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, लेकिन क्लेयर कहती है कि इतने बड़े हॉर्ड को कंट्रोल करने के लिए एक से ज्यादा मैजिस्टोन्स होंगी। लॉयड पूछता है क्या वो इन्हें डिटेक्ट कर सकती है, तो क्लेयर बताती है कि वो तभी कर सकती है जब वो बहुत पास हो। लॉयड को ये भी काफी लगता है और वो अपने सर्च मैजिक और सेंस शेयरिंग कॉम्बो से बाकी मैजिस्टोन्स का लोकेशन पता कर लेता है। क्लेयर अभी समझ भी नहीं पाती कि हुआ क्या और लॉयड खुद पर इनविजिबिलिटी स्पेल डाल देता है ताकि वो बिना मॉन्स्टर्स को डिस्टर्ब किए पास पहुंच सके। अब क्लेयर को लॉयड की एबिलिटीज पर थोड़ा शक होने लगता है, लेकिन वो उसके साथ मैजिस्टोन तक जाती है और अपनी पावर से उसे न्यूट्रलाइज कर देती है। जैसे ही ऐसा होता है, मॉन्स्टर्स कंट्रोल से मुक्त होकर इलाके से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ एडवेंचरर्स और नाइट्स सिटी की बॉर्डर पर मॉन्स्टर्स का सामना करने के लिए तैयार खड़े हैं। नाइट्स का कैप्टन प्लान को लेकर एंग्शियस है, लेकिन गिल्ड मास्टर को रीना की बातों पर भरोसा है और वो अपना विश्वास लॉयड पर रख देता है। पहले जब रीना ने सबको बताया था कि लॉयड असल में हीरो की पार्टी का सीक्रेट MVP था, वो भी एक व्हाइट मेज होते हुए, तो एडवेंचरर्स को यकीन नहीं हुआ था, लेकिन गिल्ड मास्टर ने बिलीव किया। उसने रीना को बताया कि लॉयड इस बार मदद नहीं कर पाएगा क्योंकि वो सिटी से बाहर क्वेस्ट पर है और एक हफ्ते बाद लौटेगा। रीना शॉक्ड थी, लेकिन उसने जल्दी ही कैलकुलेट कर लिया कि
लॉयड ट्रैवल टाइम कम कर सकता है। उसने सबको अपनी जान लॉयड के लौटने पर दांव लगाने को कहा। अब जब सबने फैसला कर लिया, गिल्ड मास्टर को चिंता करने का कोई कारण नहीं दिखता, तभी मॉन्स्टर होड आ पहुंचती है और रीना आर्चर्स और मेजेस को अटैक का आदेश देती है। इन अटैक से मॉन्स्टर फॉर्मेशन वीक हो जाती है और जैसे ही वो ट्रेंचेस में कूदते हैं, पावरफुल वाटर करंट्स उन्हें बहा ले जाते हैं, जिससे लॉयड के लौटने के लिए ज्यादा टाइम मिल जाता है। जल्द ही रात हो जाती है और यूई की टीम ब्रेक लेकर प्लान बनाती है कि जल्दी से जल्दी स्टार पहुंचकर लॉयड को सपोर्ट करेंगे। उधर लॉयड और क्लेयर आखिरी मैजिस्टोन तक पहुंच जाते हैं और उसे न्यूट्रलाइज कर देते हैं। दोनों खुश होते हैं कि सारे मॉन्स्टर्स अब फ्री हैं, लेकिन जैसे ही वो आजाद होते हैं, पेंटर्स और वुल्व्स आपस में लड़ने लगते हैं। इस झगड़े में मैजिस्टोन गिरकर क्लेयर से टकराती है और उसकी इनविजिबिलिटी टूट जाती है। मॉन्स्टर्स तुरंत उसकी तरफ आ जाते हैं और वो पैनिक करने लगती है, लेकिन लॉयड दूसरी तरफ भागकर कुछ फायरवर्क्स फेंकता है ताकि उनका ध्यान बंट जाए। सिटी में रीना और बाकी लोग अब भी मॉन्स्टर्स को रोक रहे हैं, लेकिन उनका राइट विंग एक रूथलेस अटैक में टूट जाता है। और बुरा ये कि और भी मॉन्स्टर्स उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। सबकी उम्मीदें टूटने ही वाली होती हैं कि तभी एक पावरफुल फायर स्पेल उन मॉन्स्टर्स को जला देती है। सब खुश हो जाते हैं जब वो यूई और उसकी एस रैंक पार्टी को देखते हैं, क्योंकि इसका मतलब है कि लॉयड भी पास है। इस बीच लॉयड दो टीम्स के मॉन्स्टर्स से लिटरली टैग खेलने में लगा है। वो डॉज करता रहता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि उसकी स्टैमिना इन्फिनिट नहीं है। क्लेयर नोटिस करती है कि वो बस डॉज कर रहा है और अटैक नहीं कर रहा, शायद इसलिए क्योंकि उसने उसे मॉन्स्टर्स को हर्ट न करने को कहा था। वो हेल्प करने का डिसाइड करती है और गाना गाने लगती है। जैसे ही उसका सॉन्ग सुनाई देता है, मॉन्स्टर्स की अग्रेशन खत्म हो जाती है और वो शांति से जंगल की तरफ लौट जाते हैं। लॉयड उसकी इस एबिलिटी से इम्प्रेस्ड होकर पूछता है उसने मॉन्स्टर्स को कैसे कंट्रोल किया। क्लेयर बताती है कि उसका पावर कंट्रोल नहीं करता, बस फीलिंग्स कन्वे करता है और उसने उन्हें घर जाने को कहा था। लॉयड उसे थैंक करता है और कहता है कि अब उन्हें स्टार लौटना चाहिए, जहां यूई की पार्टी ने डिफेंस फोर्सेस को नई उम्मीद दी है। लेकिन उनकी मदद के बावजूद मॉन्स्टर्स ह्यूमंस पर हावी हो जाते हैं और रीना भी घायल हो जाती है। थोड़ी देर बाद डिफेंस फॉर्मेशन पूरी तरह टूट जाती है और सब उम्मीद छोड़ देते हैं। तभी क्लेयर का मीठा सा गाना पूरे वॉल्यूम में गूंजता है। लॉयड के सपोर्ट मैजिक की वजह से उसका मैजिक सारे मॉन्स्टर्स को पैसिफाई कर देता है और वो बिना किसी ह्यूमन या मॉन्स्टर को नुकसान पहुंचाए लौट जाते हैं। सब हैरान रह जाते हैं और लॉयड क्लेयर को बताता है कि उसकी अमेजिंग मैजिक ने कई जानें बचाई हैं। लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि अब जायंट रॉक गोलेम्स सिटी की तरफ बढ़ रहे हैं और लॉयड डिसाइड करता है कि चाहे कुछ भी हो वो इन्हें रोकेगा। लेकिन यहीं इस वीडियो का एंड होता है।